बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट में हिमालयन रीजन देखा, इंडो बर्मन देखा। अब आते हैं नेक्स्ट वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को अगर हम मैप में देखें तो आप देखेंगे जो पेनिनसुलर जोन है गुजरात के साइड से आप नीचे आते जाइए टुवर्ड साउथ, तो आपको दिखेगा कि सह्याद्री हिल्स लोकेटेड है यहाँ पे। और जो मालाबार प्लेन्स और ग्रुप ऑफ माउंटेन ये यहाँ से इस तरह से एक्सटेंडेड है, फैली हुई है। 30 to 50 किलोमीटर्स की रेंज पे ये फैली हुई है। और ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल 30 to 50 किलोमीटर्स फैली हुई है। बीच में सिर्फ 30 किलोमीटर के पलक्कड़ गैप के साथ ये देश के सबसे साउथेस्ट पॉइंट दक्षिण बिंदु में गुजरात और उत्तर में गुजरात तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक एरिया को कवर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोककर ये जो पश्चिमी घाट है ये प्रायद्वीपीय भारत पर होने वाले रेनफॉल को भी कंट्रोल करता है। मतलब पश्चिम घाट का बहुत बड़ा रोल है रेनफॉल पे। हर साल पश्चिमी ढलानों पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे हमने प्रीवियस में भी देखा था कि चूंकि यहाँ रेनफॉल बहुत ही बढ़िया होती है जिसके कारण बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, वेटलैंड्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो बारिश होती है वो अधिकांश जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बारिश होती है। अब जैसे ही हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते जाते हैं तो वर्षा कम होते जाती है, और पूर्वी ढलान की बात देखें तो वहां ऑलमोस्ट ड्राई सीजन रहता है। बहुत सारी नदियां हैं जो यहाँ पे बहती हैं। इनमें ज्यादातर नदियां, नदियां जो है वो ईस्टवार्ड फ्लो के साइड पे जाती है पेनिनसुला में। और ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो पावर इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूजफुल होते हैं। मतलब ये जो नदियां हैं ये आगे चल करके पावर इरिगेशन में काम आती है, पावर जनरेशन में काम आती है, और पीने के पानी, पूरे लैंड एरिया को पीने की पानी सप्लाई देने के काम में आती है। बहुत सारे वेजिटेशन में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट में। और ये इनकी कॉम्प्लिकेटेड जियोग्राफी और वेरिंग रेनफॉल पैटर्न के कारण ही है। जैसे हमने देखा वेस्टर्न घाट में 3 टाइप के पैटर्न है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, थोड़ी सी कम वर्षा हो रही है, और ड्राई रीजन भी है। तो इन तीनों के कारण से, इन 3 रीजन के कारण से यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और वेरिंग रेनफॉल पैटर्न के कारण फॉरेस्ट भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ अगर फॉरेस्ट की बात करें तो लो लेइंग एरिया जो रेन शेडो का एरिया है, जहाँ बारिश नहीं होती है, जिसको वृष्टि छाया वाले क्षेत्र कहलाते हैं, तो वहां पे स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्लेन्स की बात करें तो वहां डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ऊपर के साइड में, जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर ऊंची होती है। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल मोज़ेक ऑफ मॉन्टेन फॉरेस्ट भी है, और रोलिंग ग्रासलैंड फॉरेस्ट भी है ऊपर के एल्टीट्यूड में, अबव द एल्टीट्यूड। ये तो वेस्टर्न घाट के वेजिटेशन के बारे में हो गया, वहां के क्लाइमेट के बारे में हो गया, वहां की खूबी के बारे में हो गया। वेस्टर्न घाट बहुत ही सुंदर घाटी है, लेकिन यहाँ पर थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट्स क्या है कि वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। वेस्टर्न घाट फ्रेगमेंटेड है फॉरेस्ट के हिसाब से, और सेलेक्टिवली कट है, थोड़े थोड़े दूर पे यहाँ पे कटिंग भी है। पूरे रेंज में अगर देखा जाए तो ये इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मोनोकल्चर प्लांटेशन है, टी के, कॉफी, रबर, ऑयल पाम, टीक, यूकेलिप्टस, इन सब का मोनोकल्चर प्लांटेशन है, जिसके कारण से हाईवेज, रेलवेज, फॉरेस्ट, ये सब बनने के कारण से काफी कुछ यहाँ पर क्लाइमेट पे फर्क आ गया है, वेजिटेशन में फर्क आ गया है। बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं यहाँ पे खत्म हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड एरिया पे इंक्रोचमेंट बढ़ते जा रहा है। जनरल पब्लिक का, पॉपुलेशन का इंक्रोचमेंट ये प्रोटेक्टेड एरिया में बढ़ते जा रहा है। और ये देखा गया है कि स्लोप्स में जो कैटल है, यहाँ के रहने वाले लोग के जो पालतू पशु हैं,
जैसे कि कैटल हो गए, गोट हो गए, ये इनको चराने के लिए चारागाह का भी उपयोग करने लगे हैं इस घाट को, जिसके कारण से ये जो प्रोटेक्टेड जोन है ये बहुत ज्यादा इरोड हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नष्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, खराब हो रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ और वुड प्लांटेशन में ज्यादा यूज हो रही है, मतलब लकड़ी उत्पादन करने का क्षेत्र बनते जा रहा है। इंटेंस हंटिंग का प्रेशर है ही, बहुत ज्यादा यहाँ वन्य पशुओं का हंटिंग किया जा रहा है। फ्यूल वुड जो है वो काट करके निकाला जा रहा है, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है, अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसके अलावा सिर्फ लकड़ी वाले ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट में, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं और जिनको बाहर बेचा जा सकता है, तो वो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो जिसके कारण से अल्टीमेटली पूरा सफर करना पड़ रहा है यहाँ के नेचुरल हैबिटाट को इस फॉरेस्ट सेक्शन के कारण। यहाँ पर अंडरस्टैंड टूरिज्म भी है और फॉरेस्ट फायर्स भी है, मतलब बहुत ही आइडेंटिफाइड या ऑर्गेनाइज्ड वे पे टूरिज्म नहीं डेवलप है। कई बार जंगल की आग लग जाती है तो पूरा जंगल का जंगल नष्ट हो जाता है। साथ ही ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी जगह पर वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट नहीं मिलने या किसी कारण से अगर वो शहरी क्षेत्र में आ जाता है तो उसको मार दिया जाता है। ओवर पॉपुलेशन, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां से लोग आगे भी बसते चले जा रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ को मूव करने के लिए जगह ही नहीं मिल पाता है। और वो जब आते हैं लकड़ी बीनने या कुछ करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए, तो अगर उनकी मुठभेड़ हो जाती है वाइल्ड एनिमल के साथ में तो दोनों को हार्म पहुंचा जाता है। या वाइल्ड एनिमल एक्टिव हो जाएगा तो वो ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचा देगा, या ह्यूमन बीइंग जो है वो वाइल्ड एनिमल को किल कर देंगे। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच चला आ रहा है, जिसके कारण से यहाँ का जो हैबिटाट है वो पूरी तरह से थ्रेटेंड है, जिसको आगे रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो हॉटस्पॉट है ये अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ब्यूटी, अपनी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म करता चला जाए।